ओके, ठीक है बच्चे, हमेशा की तरह हमारी जो सुबह की क्लास होती है, सुबह की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के तीसरे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। यहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट को ही कहा जाता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और कल हम लोगों ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी। कल हम लोगों ने देखा कि इंडिया में कैसे, जब आफ्टर द स्प्लिट, आफ्टर सूरत स्प्लिट, जब कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई, तो एक रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारियों का जो रूप था वो सामने आया। उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया, और उन रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स में से बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट जो थी, दैट इज अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति, बात समझ आई? अनुशीलन समिति, और इनका एक न्यूज़पेपर हुआ करता था जुगंतर, राइट। और इसको लेके हम लोगों ने बात की थी, है ना। इसको लेके हमने बात की थी। एक थी हमारे पास अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, एक हमने ये बात की थी। एक हमने बात की थी दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, इसको लेके हम लोगों ने बात की थी, राइट। अब मैंने आपसे एक बात पूछनी है जी। बात आपसे ये पूछनी है कि जो रेवोल्यूशनरी, अब बताओ इंडिया के उस समय पे जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हो रही थी, मेजर पार्ट कौन सा था शाबाश? एक तो आ रही थी बंगाल से, एक पंजाब था, और शाबाश यहां के लोग बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट में थे। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, ये हार्टबेड थे। दीज वर द हार्टबेड ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। दीज वर द हार्टबेड ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। बात बड़ी मजे की बात है जी, ये लाइन लिखवाने का कोई मतलब है जी। ठीक है, आने वाले अभी थोड़ी देर के बाद मैं बात करूंगा उसको लेके। तो मैं पहले आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं जी। बैकग्राउंड क्या दे रहा हूं कि 1907 से लेके 1914 तक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी पीक पे थी। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी क्या थी? पीक पे थी। और इसी रेवोल्यूशनरी एक ग्रुप और था जो आउटसाइड इंडिया, गदर पार्टी जिसको कहते हैं। ठीक है, गदर पार्टी क्या था बच्चे? गदर पार्टी बोलते इतना डर, देखना, गदर पार्टी का इतना डर बैठ गया था अंग्रेजों के अंदर कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ ना 1914 और 1918, उन्होंने ना, हमारे जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक एक्ट पास किया था जिसको बोलते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। इसको लेके आज की क्लास में ही बात करूंगा, डोंट वरी। बात समझ आई? तो बेसिकली गदर पार्टी क्या थी? गदर पार्टी भी कुछ क्रांतिकारियों को एक ग्रुप था। ये वो क्रांतिकारी थे जो देश के बाहर रह रहे थे, और वो इंडियंस जो देश के बाहर रह रहे थे उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे थे, और उनको वेपन्स ट्रेनिंग दे रहे थे, वेपन्स इकट्ठा कर रहे थे, और चाह रहे थे कि 1857 जैसा रिवोल्ट फिर हिंदुस्तान में हो। ठीक है, कि और इनका मानना था कि अगर ये रिवोल्ट सक्सेसफुल हो गया तो शायद 1914 जो वर्ल्ड वार शुरू हो रखा है उसी दौरान हिंदुस्तान को क्या मिल जाए? आजादी मिल जाए। सो दिस वाज देयर आइडियोलॉजी। और गदर पार्टी को लीड कर रहे थे लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। ये बातें हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। और सैन फ्रांसिस्को, लेकिन मैंने आपको बोला था कि जो ब्रिटिशर्स का जो सीआईडी डिपार्टमेंट था उसको खबर लग चुकी थी कि गदर पार्टी एक रिवोल्ट करवाना चाहता है हिंदुस्तान में, और उन्होंने पर्सन को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, और जो जो आदमी बाहर से आता गया उसको खत्म करते गए, बाहर से आता गया उसको लटकाते गए। तो ये था गदर पार्टी को किस तरीके से खत्म किया। और गदर पार्टी के डर के कारण ही जो कोमागाटा मारू इंसिडेंट हुआ वो था कि यहां से कुछ 377 पैसेंजर जा रहे थे कनाडा में। तो ब्रिटिशर्स को डर था कि इसमें ज्यादातर पंजाबी सिख लोग हैं जो गदर पार्टी से इन्फ्लुएंस हो रखे हैं जी। ठीक है, अगर इनको वहां भेजा गया, ये वहां ट्रेनिंग लेके आएंगे और वापस हिंदुस्तान में आके माहौल खराब करेंगे। तो इस कारण गदर पार्टी को, और आपको मैंने बताया था कि 27 फरवरी 1915 का डे इन्होंने डिसाइड किया था कि उस दिन हम हिंदुस्तान में रिवोल्ट करेंगे। लेकिन 27 फरवरी 1915 से पहले ही गदर पार्टी का काम जो है वो खत्म कर दिया गया। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास ये रेवोल्यूशनरी ग्रुप, राइट। ओके, अब हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग अब ये बातें आप लोगों को क्लियर होगी जी। अब 1940 तक, 1907 से लेके 1914 तक कांग्रेस को कोई इतना बड़ा अचीवमेंट है ही नहीं। और 1914 में क्या हो गया? हमारे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इनको 6 साल की सजा मिली थी, और 1914 में ये बाहर आए।
1914 में ये बाहर जेल से बाहर आए और इनको लगा कि अगर कांग्रेस जो है, उन्होंने पिछले ये ड्यूरेशन देखा जी, इस ड्यूरेशन में उन्होंने देखा कि कांग्रेस की क्या अचीवमेंट है और उनको लगा कि कांग्रेस कुछ बड़ा काम कर ही नहीं पाई है। फिर उन्होंने कारण ढूंढे, तो कारण ढूंढने पे उनको पता लगा कि भाई जो हमारी ब्रेकअप हुआ जी कांग्रेस का, जो वो एक मेजर रीजन है कि कांग्रेस लोगों का विश्वास फिर से नहीं जीत पाई है, ठीक है। और कांग्रेस अगर सही ढंग से काम करे, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई जो बाल गंगाधर तिलक, एक्सट्रीमिस्ट लोग और मॉडरेट्स लोग फिर एक प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। और 1914 में उन्होंने कोशिश की कि क्या बोला कि मैं कांग्रेस को ज्वाइन करूं, लेकिन कांग्रेस के अंदर दो बड़े लीडर थे, एक का नाम लूंगा मैं फिरोज शाह मेहता, इनका नाम ले रहा हूं, और दूसरा नाम ले रहा हूं मैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि तिलक साहब जो हैं वो वापस जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करें, ठीक है। समझ आई मेरी बात को, आ रही है समझ पीयूष पठानिया? ओके। अब देखना, अब आगे बात करने से पहले ना मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे बात करना चाहता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, 1905 का सेशन कहां हुआ था? शाबाश, इसको मैं बात करता हूं। 1905 का सेशन कहां हुआ था? बनारस में सेशन हुआ था, बनारस में सेशन हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? शाबाश, गोपाल कृष्ण गोखले। और इसकी खास बात क्या है? शाबाश, इन्होंने कंडेम किया था, कंडेम्प्ट किया था, क्या बोला? पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। और सबदेशियन बाइकाट मूवमेंट को उन्होंने क्या किया था? अप्रूव किया था, सबदेशियन बाइकाट मूवमेंट, बाइकाट मूवमेंट इसको अप्रूव किया था। बात समझ आई? और 1906 का सेशन कहां हुआ था? शाबाश, कलकत्ता सेशन। और इसके प्रेसिडेंट दादा भाई साहब, ये बात इसको लिख लेना आप लोग। एक बात और, इस सेशन की खास बात क्या है? शाबाश, वाह, ये लिख लेना आप लोग, स्वराज एज द मेन गोल ऑफ द कांग्रेस, एज द मेन गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये 1906 के सेशन में इसको अडॉप्ट किया गया था। और 1907 का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? दैट इज फेमस फॉर सूरत स्प्लिट, सूरत में। और आपको पता होना चाहिए इसके प्रेसिडेंट कौन थे? राज 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 बिहारी घोष, राज बिहारी घोष बच्चे, राज बिहारी घोष, राज बिहारी घोष, ठीक है। ओके, सूरत स्प्लिट का मतलब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग हो गए थे, 1907 में अलग हो गए थे। और आपको मैंने बोला 1908 में बाल गंगाधर तिलक को भेज दिया था जेल, 1914 में वापस आए, कांग्रेस का कुछ अचीवमेंट था ही नहीं। और उनको पता लगा कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के अलग होने के कारण ही कि कांग्रेस का कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं है, ठीक है। और वो चाहते थे कि वापस हम एकजुट हो जाएं, वापस एक प्लेटफॉर्म पे आए, और जैसे 1907 से पहले कांग्रेस काम करती थी वैसे कांग्रेस काम करे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक को ना ही फिरोज शाह मेहता पसंद करते थे, ना ही गोपाल कृष्ण गोखले इनको पसंद करते थे। बात समझ आई? जहां तक एक कहानी है जी। अब पिक्चर में एक और करेक्टर आता है, वो करेक्टर है हमारा एनी बेसेंट। कहानी में एक और करेक्टर आ गया, एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट को लेके बात करते हैं जी। उससे पहले मैं बात करूंगा, ये 1911 का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, 1911 का सेशन। और ये सेशन हुआ कहां था बच्चे? दिस सेशन अगेन वाज हेल्ड इन कलकत्ता, कलकत्ता में सेशन हुआ था जी, एक बार जी। और इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे बी.एन. धर, बी.एन. धर, ठीक है। बी.एन. धर का मतलब था बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जी, बिशन नारायण धर। ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस सेशन में जनगण मन को पहली बार गाया गया ना, वो तो वो बता रखा है ना आपको। कांग्रेस के सेशन को लेकर बात कर रहा हूं, वो कैपिटल शिफ्ट हो रखी, वो मैंने आपको बताया है। एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, वो दो काम हुए थे, वो भी मैंने आपको बताया है। तो जनगण मन को पहली बार गाया गया कांग्रेस के सेशन में, 1911 के सेशन में, लिख लेना। समझ आया? जनगण मन वाज संग फर्स्ट टाइम इन 1911 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वाज हेल्ड इन कलकत्ता अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ बी.एन. धर, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ बी.एन. धर।
दैट इज विश्व नारायण दत्त। ये पॉइंट लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ठीक है। अब एक बात और मैं आपसे करना चाहूंगा कि एक सेशन और इंपॉर्टेंट है कांग्रेस का, 1896 का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस सेशन में क्या हुआ था, 1896 का सेशन में बात कर रहा हूं, और अगेन दिस सेशन वाज हेल्ड इन कलकत्ता। ये सेशन कहां पे हुआ था, कलकत्ता में सेशन हुआ था, ठीक है। और इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे रहीमतुल्ला एम सियानी। Rahimtullah M. Siani. He was the president of this session. And why this session is important? क्योंकि इस सेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। वंदे मातरम, देखो जी, ये क्या आ गया हमारा, कौन सा सॉन्ग है जी, दिस इज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया को कांग्रेस के कौन से सेशन, 1896 वाला सेशन, 1885 में पहला सेशन, तो लगभग 11th सेशन हुआ होगा जी, है ना। 11th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। ये कॉपी पे लिख लेना आप लोग, वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनकी एक बुक थी आनंद मठ, उसमें इन्होंने ये वाला वंदे मातरम लिखा था जी, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग। और इसको पहली बार गाया गया था कलकत्ता सेशन 1896 में, रहीमतुल्ला एम सियानी। ये पॉइंट लिखे आपने अपने कॉपी पे। ओके, मैं बात करूंगा जी, अभी मैं एनी बेसेंट को लेके बात करूंगा, लेकिन पहले कुछ मैं ग्राउंड देना चाहता हूं आपको, पहले कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। अब मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूं जी, बात क्या करना चाहता हूं, आप लोगों को मैंने बताया है 1910 से लेके 1916 तक ये ड्यूरेशन कौन से वाइसराय का था, शाबाश, वाइसराय की बात कर रहा हूं, वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग का, ये अपने कॉपी पे लिख लेना, लॉर्ड हार्डिंग का ड्यूरेशन बड़ी बार मैंने लिखवाया है। और दूसरी बात मैं करना चाहता हूं, 1916 से लेके 1921 तक ये ड्यूरेशन किसका था भाई, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, जो 1919 का एक्ट आया ना, उसको बोलते हैं ना मोंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्लेम्सफोर्ड, ही वाज वाइसराय ऑफ इंडिया। 1916 से लेके 1921 तक ये ड्यूरेशन था इसका, ये बातें याद रखना। आगे कौन था मैं बात करूंगा, समझ आई। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, अब 1896 की बात करें, 1896 का मैंने बताया जी आपको, कौन था जी 1896 में वाइसराय ऑफ इंडिया, हु वाज वाइसराय ऑफ इंडिया 1896, शाबाश, लॉर्ड इगलिन। अच्छा, क्या ड्यूरेशन था उनका, 1894 हाँ वेरी गुड, 1894 टू 18, लॉर्ड एगलिन, बहुत ही बढ़िया जी, शाबाश। और आपको पता है 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन का ड्यूरेशन था, लॉर्ड कर्जन। मैं चाहता हूं मैं सारे आपको याद करने हैं जी, एग्जाम के लिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूं पहले बार बार ये बताऊं, फिर बाद में आपको ट्रिक देके इसका काम ही खत्म कर दूंगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। लॉर्ड एगलिन 1894 से लेके 1899, लॉर्ड कर्जन का ड्यूरेशन था 1899 से 1905, तो लॉर्ड हार्डिंग का ड्यूरेशन 10 से 16, ये भी आपको पता है जी। अब मैंने आपको एक बात और बतानी है जी, इसको लेके ये लिख रही है आपने कॉपी पे, 1916 से लेके 1921 तक वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड क्लैंसफोर्ड, ये थे हमारे, ठीक है। इनका बार बार जिक्र होगा जी, कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आपको मैंने बताया था 1901 से लेके 1910 तक जो हेड थे, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द ब्रिटेन स्टेट, कौन थे, शाबाश, एडवर्ड, ये बताया था बच्चे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं 1910 से लेके 1936 तक ये ड्यूरेशन था किसका, जॉर्ज फाइव का, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जॉर्ज फाइव का ड्यूरेशन था, दिस वाज द ड्यूरेशन ऑफ जॉर्ज फाइव। अब आगे कौन होगा उसको लेके मैं बात करूंगा, अभी समझ आ रही मेरी बात। अभी आपने याद रखना कि अब हमारी कहानी शुरू हो रखी है 1911 की, हम लोग बात कर रहे हैं जी, है ना। 1911 की हमने बात की, फिर हमने गदर पार्टी की बात की, अब हम लोग बात करेंगे 1914 की बात कर रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 1914। तो 1914 को लेके कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए कि 1914 का समय था, उस समय पे वाइसराय थे हमारे लॉर्ड हार्डिंग, एक बात जी आपको क्लियर होनी चाहिए। और 1914 का ड्यूरेशन था, उस समय पे हेड ऑफ द ब्रिटेन स्टेट कौन थे, जॉर्ज फाइव।
जॉर्ज 5। ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर कर लेना जी। इन बातों को जानकारी लेते हुए अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। नाउ विल प्रोसीड फर्दर। अब मैं बात कर रहा हूं 1914 में बाल गंगाधर तिलक आ चुके हैं जी, जेल से बाहर आ चुके हैं। अब मैंने आपको बोला कहानी में एक और करेक्टर आ गया, वो करेक्टर आ गया एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट को लेकर मैंने आपको एक बात बता रखी है कि शी वाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। शी वाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक बात जी होगी। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1917 का सेशन कहां हुआ था जी? कलकत्ता में। वहां पे जे एनी बेसेंट जो थी, शी बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगेन देखो सेशन कहां पे हो रहा है? कलकत्ता में सेशन हो रहा है जी। समझ आ रही है? जो इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस का जो मेन गढ़ था, मेन जहां पे उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी, जहां पे वो पॉलिटिकल एक्टिविटी का प्लान बनाते थे, वो सेंटर क्या था? कलकत्ता। तभी बार बार सेशन कहां हो रहे हैं? कलकत्ता हो रहे हैं जी, है ना? आपने चलो जी आगे। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए कि 1917 में कलकत्ता में सेशन हुआ। उस समय पे एनी बेसेंट जो थी, शी बिकम प्रेसिडेंट, वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक बात आपको ये पता होनी चाहिए। और दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ये भाई हमारी इंडियन नहीं थी। वुमेन तो थी लेकिन शी वॉज नॉट इंडियन। अब बोलो कहां की थी? ये थी आयरलैंड की। आयरलैंड की बात समझ आई? अब क्वेश्चन ये आता है कि आयरलैंड की थी, हिंदुस्तान में क्या करने आए थे? हिंदुस्तान में क्या करने आए थे? भाई एक सोसाइटी है जिसको बोलते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सोसाइटी थी। इंडिया में अगर आए तो उसका नाम पड़ेगा थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। अब इस सोसाइटी का क्या काम होता है जी? अब देखो बच्चे, आप लोगों को पता है ना, अब जैसे आज के समय में हिंदू रिलीजन है, ये चार मुख्य रिलीजन तो आपको पता ही है। इसके अलावा बड़े छोटे छोटे रिलीजियस ग्रुप है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज आल्सो रिलीजियस ग्रुप। इसका क्या काम होता था? इसका काम होता था टू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग, टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड। भगवान को लेके ना अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, उस भगवान को लेके जानकारी इकट्ठी करना, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का काम होता था। बात समझ आई? अब इंडिया में क्या था जी भगवान को लेके? इंडिया में तो भगवान को लेके खजाना है जी, खास करके हिंदू लिटरेचर में। यहां पे आपको वेद मिलेंगे, वेदास, जहां पे आपको उपनिषद मिलेंगे, है ना, जहां पे हमें बड़ी सारी क्या मिलेंगी? होली बुक्स मिलेंगी। अगर आपने भगवान को लेके जानकारी लेनी है तो हिंदू लिटरेचर में एनॉमरस लिटरेचर इज अवेलेबल। तो उस चीज से अट्रैक्ट होके थियोसॉफिकल सोसाइटी जो आयरलैंड में थी, उन्होंने एनी बेसेंट को हिंदुस्तान में भेजा कि आप हिंदुस्तान में जाओ, इस वेदास को पढ़ो, उपनिषद को पढ़ो, और पढ़ के भगवान को लेके जानकारियां इकट्ठी करो। अगर जो जो आपको अच्छा लगता है, आप वापस आयरलैंड में आओ और हमारे लोगों को बताओ। मेरी बात समझ आई? एनी बेसेंट इस काम के लिए हिंदुस्तान में आई थी। समझ आया बच्चे? पीयूष पठानिया, एनी बेसेंट हिंदुस्तान में क्या करने आई, पहले ये बताओ शाबाश। आयरलैंड की हाँ, हिंदू लिटरेचर को पढ़ने के लिए हाँ आई थी। हिंदू लिटरेचर को पढ़ने के लिए हिंदुस्तान में आई थी। बात समझ आई बच्चे? है ना? ये आपको क्लियर हो गया कि एनी बेसेंट हिंदुस्तान में क्यों आई थी। अब हिंदुस्तान में वो पहुंच गई। अब एक बात और, आयरलैंड और इंडिया में कॉमन था, दोनों में क्या कॉमन था कि आयरलैंड वाज आल्सो ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। आयरलैंड वाज आल्सो ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। समझ आ गया? और इंडिया भी किसकी कॉलोनी थी? इंडिया वाज आल्सो ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। बात समझ आ गई? दोनों में एक चीज कॉमन थी। अब डिफरेंस क्या था कि आयरलैंड में ना उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट दे रखा था। क्या दे रखा था? सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब हेड ऑफ द स्टेट कौन होता था? ब्रिटेन वाला ही, अंग्रेज ही होता था। बाकी पॉलिटिकल पावर किसके हाथ में थी? वहां के आयरलैंड के लोगों के हाथ में थी। और आज के समय में भी आपको पता होगा, आयरलैंड दो हिस्सों में बंटा हुआ है। जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ना, दैट इज ए पार्ट ऑफ ब्रिटेन, और सदर्न आयरलैंड जो है दैट इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। मेरी बात समझ आ रही है बच्चे? आयरलैंड जो आज के समय की इसकी पोजीशन क्या है, आयरलैंड जो है इसे यूरोपियन कंट्री और दो हिस्सों में बंटा हुआ है। आधा आयरलैंड जो है ना, इससे पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इससे पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जो सदर्न आयरलैंड है ना, दैट इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, दैट इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। मेरी बात समझ आ रही है? वहां पे क्या था
वहां पे था सेल्फ गवर्नमेंट। वहां पे सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब वहां पे जो पॉलिटिकल पावर जो थी वो वहां के लोगों के हाथ में ही थी। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट कौन था? अंग्रेज, ब्रिटेन। समझ आ गया? अब आयरलैंड जैसा स्ट्रक्चर एनी बेसेंट ने डिस्कस किया किसके साथ? बाल गंगाधर तिलक के साथ। बाल गंगाधर तिलक के साथ इन्होंने डिस्कस किया कि क्यों ना हम इंडिया में भी आयरलैंड की तरह सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करें। अब इसके और भी कुछ पॉइंट्स और हैं, वो अभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन बेसिक पॉइंट क्या था कि एनी बेसेंट ने डिस्कस किया अपना जो आइडिया किसके साथ? बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक 1914 में बाहर आए थे हाल ही। तो क्या हुआ कि उनको जो आइडिया बड़ा अच्छा लगा कि एनी बेसेंट तो बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, 1907 से लेकर 1914 तक कांग्रेस का कुछ डिमांड ही नहीं करी उन लोगों ने। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आया था, लेकिन उसने स्वराज को लेकर कोई बात ही नहीं की। तो कांग्रेस वाले मॉडरेट जो थे, ठीक है ना, वो तो चुपचाप हो जाते थे। वो तो आपको बोला मैंने कि वो यकीन करते थे कि अंग्रेज हमें आने वाले समय में हमें रिफॉर्म्स दे देंगे जी। ठीक है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लोग, तिलक लोग जो थे, जो स्वराज की डिमांड कर रहे थे, जिनके प्रेशर के कारण ही 1906 में कांग्रेस ने अपना मेन गोल रखा, क्या बोला? स्वराज। स्वराज को लेके 1909 के एक्ट में कुछ भी बात नहीं हुई। तो इनको लगा कि एनी बेसेंट का आइडिया तो बिल्कुल ठीक है कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करनी चाहिए। सेल्फ गवर्नमेंट की क्या करनी चाहिए? डिमांड करनी चाहिए। लेकिन बाल गंगाधर तिलक को लगा कि भाई अगर मैं अपने लेवल पे शुरू करूंगा तो ये डिमांड जो है ये कभी भी फुलफिल नहीं होगी। और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं कांग्रेस के साथ जुड़ जाऊं, क्योंकि कांग्रेस उस समय में पूरे हिंदुस्तान में अपना पैर लगभग फंसा चुकी थी। अब कांग्रेस के प्रति लोगों का, ठीक है, थोड़ा सा फेथ था, एक यकीन था। तो जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे उनको लगा कि मुझे कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। बात समझ आई? लेकिन फिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले दो करेक्टर का नाम दिया, एक थे फिरोज शाह मेहता और एक थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। ये बिल्कुल एडमेंट थे, बिल्कुल नहीं माने। और 1914 का जो सेशन हुआ कांग्रेस का, कहां पे सेशन हुआ जे? 1914 का जो सेशन हुआ वो सेशन हुआ हमारा मद्रास में। कहां पे हुआ सेशन? मद्रास में। ठीक है, और 1914 के सेशन में तिलक भाई साहब को बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिली। ठीक है, एक बात और, ये सेशन हुआ 1914 में और इसके प्रेसिडेंट थे बीपी बसु। बीपी बसु वाज प्रेसिडेंट ऑफ 1914 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और बीपी बसु का पूरा नाम बोले तो इनका पूरा नाम था भूपेंद्र नाथ बसु। भूपेंद्र नाथ बसु, ये इनका पूरा नाम है जी। खास बात क्या हुआ? नो एंट्री ऑफ तिलक इनटू कांग्रेस फोल्ड। कांग्रेस में तिलक की बिल्कुल एंट्री नहीं हुई 1914 के सेशन में। बात समझ आ गई? अब एक बात और है जी, एक बात और है। मैंने आपको बोला ना दो करेक्टर को लेके, मैंने आपसे पहले बात की है दो करेक्टर को लेके। एक थी हमारी कौन? एनी बेसेंट। अच्छा एक बात और, एनी बेसेंट हिंदुस्तान में आई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। फिर इंडियन कंडीशन को देखते हुए ना शी पार्टिसिपेटेड इन इंडियन पॉलिटिक्स, और काफी रिस्पेक्ट के नाम से इनको देखा जाता है जी, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट एक। दूसरा मैं बात कर रहा हूं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, समझ आई बच्चे बात को? ये दो करेक्टर को लेके मैं बात कर रहा हूं, दो करेक्टर को लेके बात कर रहा हूं। इनकी दोनों की कॉमन डिमांड क्या थी? सेल्फ गवर्नमेंट। समझ आ गई? और इनको लगा कि अब हमें सेल्फ गवर्नमेंट के लिए क्या करनी पड़ेगी? एक मूवमेंट शुरू करनी पड़ेगी, और उस मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग होम रूल लीग मूवमेंट। इसको लेकर मैं बात करूंगा बच्चे। होम रूल लीग मूवमेंट पर्पस क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट। आइडिया दिया था एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक जी सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे जी। होम रूल ऑन लाइन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट ऑन लाइन ऑफ आयरलैंड। ऑन लाइन ऑफ आयरलैंड मतलब द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट इन आयरलैंड, सिमिलर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दे वर डिमांडिंग इन इंडिया इन फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। और भी कुछ डिमांड्स थी, आगे मैं बात करता हूं। पहले बताओ जहां तक क्लियर हुआ? अब मेरे को साथ साथ बताते चलना, आगे मैं जो कहानी बताते जा रहा हूं जी, कहानी समझने वाली कहानी है जी। पीयूष पठानिया, ठीक चल रहा है सब कुछ? ओके ओके ओके।
ओके ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूं एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। तिलक की एंट्री कांग्रेस में हुई? नहीं हुई। 1914 के सेशन में तिलक की एंट्री कांग्रेस में नहीं। अब एंट्री किसने रोक के रखी थी बताओ शाबाश? निशांत शर्मा। फिरोज मेहता, गोपाल कृष्ण। तिलक की एंट्री किसकी वजह से नहीं हो पा रही थी कांग्रेस में शाबाश? निशांत। गोपाल किस और हुआ पता क्या? हुआ पता क्या? 1915 में कांग्रेस का जो सेशन होना था ना, कांग्रेस का जो सेशन होना था ना रहे फिरोज शाह मेहता, ना रहे गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हुआ? फिरोज शाह मेहता की भी डेथ हो गई थी और गोपाल कृष्ण गोखले की भी क्या हो रखी थी, उस पर डेथ हो गई, दोनों की। निशांत, आ रही बात समझ? अब बताओ, अब जब 1950 का सेशन होगा तो तिलक की एंट्री आसान होगी या मुश्किल? तिलक की एंट्री आसान होगी जी। अब तिलक की एंट्री कांग्रेस में हो, मीडिएटर का रोल कौन प्ले कर रहा था? शाबाश। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट मीडिएटर का रोल प्ले कर रही थी कांग्रेस के लेके और तिलक के बीच में कि तिलक की एंट्री करवा दो कांग्रेस में, ताकि कांग्रेस में फिर एक एनर्जी आए, फिर एक साथ यूनाइट होकर सरकार के सामने हमला बोलें अपना, और सरकार को प्रेशराइज करें और अपनी डिमांड्स को मनवाएं। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? समझ आ गया? 1915 का कांग्रेस का सेशन हुआ और वो सेशन हुआ बॉम्बे में। 1915 का सेशन हुआ और वो सेशन कहां पे हुआ? बॉम्बे में। एक बंदे का नाम ले रहा हूं जी, मैं पूछूंगा आपको, वो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये इस सेशन के प्रेसिडेंट थे। अब बताओ, इसको लेके मैंने आपको एक खास बात बताई थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय, और 1915 के सेशन के जे प्रेसिडेंट भी रहे। जो सेशन कहां पे हुआ? बॉम्बे में सेशन हुआ। और इस सेशन की खास बात क्या थी बता? इस सेशन की खास बात क्या थी शाबाश? कि तिलक की एंट्री होगी। एंट्री ऑफ तिलक, एंट्री ऑफ तिलक इनटू कांग्रेस। ये इस सेशन की सबसे बड़ी खास बात थी जी, एंट्री ऑफ तिलक इनटू कांग्रेस। समझ आ गई बच्चे? अब देखो जी, तिलक की जब एंट्री हुई, सुनना बच्चे ध्यान से, सिर्फ तिलक की एंट्री हुई अभी, अभी बाकी एक्सट्रीमिस्ट लीडर की एंट्री नहीं हुई इसमें। अभी सिर्फ तिलक की एंट्री हुई। उसको लेके 1916 का सेशन आएगा। हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है। अब तिलक और एनी बेसेंट ने ना, तिलक और एनी बेसेंट ने अपना होम रूल लीग का प्रपोजल किसके सामने रखा? कांग्रेस के सामने रखा। किसके सामने रखा? कांग्रेस के सामने रखा कि भाई हम ये डिमांड रखेंगे सरकार के सामने। अब मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस में ज्यादा डोमिनेंस किसकी थी, मॉडरेट्स की या एक्सट्रीमिस्ट की? मॉडरेट्स की। अभी तो एक ही एक्सट्रीमिस्ट लीडर की एंट्री हुई, तिलक की। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या कांग्रेस ने इस डिमांड को माना होगा या नहीं माना होगा? बिल्कुल नहीं माना हुआ, बिल्कुल भी नहीं माना। और उन्होंने बोला कि तिलक भाई साहब और एनी बेसेंट मैडम जी, ठीक है, हम 1915 की सेशन की बात कर रहा हूं, हम आपका जो प्रपोजल है ना होम रूल लीग मूवमेंट का, हम आपके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते थे। उन्होंने बोला सर रिक्वेस्ट कर लो सर, मान जाओ, बड़ा अच्छा प्रपोजल है, अगर कांग्रेस इस मूवमेंट को लॉन्च करेगी तो हमें ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन उन्होंने बोला, 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन दिया था जी, दिसंबर में सेशन हुआ था। अगर 6 महीने के अंदर अंदर अगर कांग्रेस इस प्रपोजल को अप्रूव कर देती है, होम रूल लीग मूवमेंट को, तो भाई कांग्रेस की तरफ से जो मूवमेंट लॉन्च होगा। अगर नहीं होता है तो भाई आप अपने अपने लेवल पे मूवमेंट शुरू करो, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं। मेरी बात बताओ, समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? निशांत शर्मा, क्या बोल रहा हूं मैं? व्हाट आई एम सेइंग? शाबाश, एक प्रकार से समराइज कर दो भला। हाँ बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस की, ऐसा क्यों हुआ होगा बताओ, कांग्रेस की तरफ से क्यों बोला? मतलब कांग्रेस वो क्यों अपने लेवल पे
अपने लेवल पे शुरू करने से पहले कांग्रेस की तरफ से क्यों शुरू करवाना चाहते थे, बताओ। जैसे आज के समय पे ना, जो कांग्रेस उस समय जगह जगह फैल चुकी थी, है ना। कांग्रेस के जो वर्कर्स थे, अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट बोलते तो वर्कर्स ने उसकी बात को मानना था और ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को पड़ना था। एग्री, मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो? क्योंकि कांग्रेस एक बना बनाया प्लेटफॉर्म था जी। 1885 में ऑर्गेनाइजेशन बनी, एक बना बनाया प्लेटफॉर्म था। तो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर कोई चीज लॉन्च होती है तो उसका इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। एग्री? इसको ना कहानी टाइप समझो, कहानी टाइप बना के पढ़ोगे तो हिस्ट्री बिल्कुल भी आसान, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी, बिल्कुल आसान लगेगी आपको। मेरी बात समझ, कहानी अच्छी चल रही है ना, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की। अब कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल भी 6 महीने तक मॉडरेट्स डोमिनेंस कर, उनकी विचारधारा चलती थी, उन्होंने कोई अपना अप्रूवल दिया ही नहीं। अब बात पहुंची हमारे 1916 की, 6 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं आया। अब एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के ऊपर जिम्मेवारी थी, क्या करा, होम रूल लीग मूवमेंट शुरू करनी थी। बात समझ आई बच्चे? अब देखना बच्चे, अब प्रॉब्लम एक और थी। प्रॉब्लम एक और क्या थी कि एनी बेसेंट वो थी आउटसाइड, भारत की तो वो थी नहीं, इंडियंस थी नहीं। और बाल गंगाधर तिलक जो थे, इनकी जो पॉपुलैरिटी थी ना, वो ज्यादा कहां पे थी, वो ज्यादा थी महाराष्ट्र वाले इलाके पे। महाराष्ट्र वाले इलाके में इनकी पॉपुलैरिटी थी बाल गंगाधर तिलक की। अब एक प्रॉब्लम और थी, महाराष्ट्र में ना लोग एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते थे। लोग एनी बेसेंट को, महाराष्ट्र के लोग इसको पसंद नहीं करते थे। समझ आ गई? बिकॉज शी वॉज नॉट इंडियन। पॉइंट समझ आया बच्चे? कुछ और भी फैक्टर रहे होंगे, लेकिन ऐसा बोला जाता है, हिस्ट्री मॉडर्न स्पेक्ट्रम की बुक ये बोलती है कि बाल गंगाधर तिलक के जो फॉलोअर्स थे, दे डज नॉट लाइक एनी बेसेंट बिकॉज ऑफ इट्स फॉरेन एथनिसिटी। ऐसी लिखती है जी स्पेक्ट्रम की बुक, ऐसे लिखती है। निशांत, मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? ओके, अब प्रॉब्लम क्या थी, अब इन्होंने आपस में डिसाइड किया, आपस में इनकी अच्छी बॉन्डिंग थी बच्चे। अब एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक आपस में डिसाइड करते हैं कि भाई हम अपने अपने लेवल पे होम रूल लीग मूवमेंट क्या करेंगे, शुरू करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है बच्चे? एनी बेसेंट ने अपने लेवल पे होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया और बाल गंगाधर तिलक ने अपने लेवल पे होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया। बात समझ आई? बात समझ आई? निशांत, नीचे नीचे कौन है जी? हितेश्वर, हितेश्वर, कल शाम को कहां थे आप और बिशप दोनों कहां थे? लेक्चर रिपीट है, सुन लेना बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था योगा। ठीक है, क्लास मिस कोई नहीं करना, ठीक है। अगर किसी कारणवश, हाँ चलो इमरजेंसी पड़ जाती है, अगर किसी कारणवश अगर क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो लेक्चर रिपीट जरूर सुन लेना जी। समझ आई बात? हाँ, ओके। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने अपने लेवल पे होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया, राइट। कारण क्या था, अपने इनके जो फॉलोअर्स के बीच में थोड़ा क्या था, प्रॉब्लम था जी। ये चाहते थे कि पीसफुल ढंग से हमारा मूवमेंट शुरू हो, हमारे लोग आपस में ना लड़े। तो इस कारण इन्होंने अपने अपने लेवल पे होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया, राइट। अब एक बात और थी, बाल गंगाधर तिलक ने, चलो इसको मैं साफ कर रहा हूं जी, 1915 का सेशन हुआ। अब 1915 के सेशन में ना कांग्रेस डज नॉट अप्रूव द प्रपोजल ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट, राइट। लेकिन एंट्री ऑफ तिलक इनटू द कांग्रेस वो हो गई। लेकिन 1915 का जो सेशन था, वहां पे कांग्रेस ने होम रूल लीग के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, दैट वाज डिसअप्रूव, आप ऐसा कह सकते हो। अब बाल गंगाधर तिलक जो थे, लोकमान्य तिलक के नाम से भी कहा जाता है इन्होंने। बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी कहा जाता है, इन्होंने अपना मूवमेंट शुरू किया महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में इन्होंने बनाए अपने 6 ऑफिस। एक बात ये थी बच्चे, और दूसरी बात जो थी हमारी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, इनका जो मूवमेंट चला दैट वाज पैन इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में एक्सेप्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को छोड़ के पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने मूवमेंट शुरू कर दिया। अब इस मूवमेंट में था क्या, वो मैं बात करता हूं इसको लेके। ये बात समझ आई? बाल गंगाधर तिलक 6 ऑफिस थे, ठीक है, होम रूल लीग ऑफिस, और कहां पे था, दैट वाज ओनली कन्फाइंड टू महाराष्ट्र रीजन। और इनका ऑल इंडिया लेवल पे था, सिर्फ महाराष्ट्र को छोड़ के। ये बात भी आपको समझ आ गई? अब मैं आगे बात करता हूं जी। अब एक बात और करूंगा, इस जो होम रूल लीग मूवमेंट,
जो एनी बेसेंट ने शुरू की, इसके सेक्रेटरी थे जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल was secretary of Home Rule League, which was launched by Miss Annie Besant, which was launched by Miss Annie Besant। अब बच्चे मैं आपको एक बात और बताता हूं जॉर्ज अरुंडेल को लेके। इनकी पत्नी का नाम था रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी अरुंडेल। कॉपी पे लिख लेना बच्चे, ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज अरुंडेल और उनकी पत्नी का नाम था रुक्मणी देवी अरुंडेल। और इनकी क्या खास बात थी कि ये भारतनाट्यम डांसर थी। शी वॉज भारतनाट्यम डांसर। और भारतनाट्यम कहां का क्लासिकल डांस है बताओ शाबाश? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में भारतनाट्यम को रिवाइव करने में, लोग भूल चुके थे भारतनाट्यम को, रिवाइव करने में रुक्मणी देवी का बहुत बड़ा हाथ है जी। आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। रुक्मणी देवी अरुंडेल, रुक्मणी देवी अरुंडेल, शी इज भारतनाट्यम डांसर। एंड भारतनाट्यम क्या है? क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का। और इनके पतिदेव थे जॉर्ज अरुंडेल, राइट, जिन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, एनी बेसेंट के साथ देकर। बच्चे आ रही बात समझ आ नहीं आ रही है? बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब इसी जब मूवमेंट शुरू किया ना, अब और क्या बातें मैं बात करता हूं। यहां पे शुरू में इन्होंने स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये स्लोगन किसका था? बाल गंगाधर तिलक। अब इनका एक और स्लोगन बड़ा फेमस है जी, बड़ा स्लोगन बड़ा फेमस है, एग्जाम वाले में भी पूछ भी लें। दूसरा इनका बड़ा इंपॉर्टेंट स्लोगन है जी, अनटचेबिलिटी को लेके। अनटचेबिलिटी समझते हो ना आप लोग, जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको लेके, ठीक है, ओके। इनका मानना था, ये भी लाइन में लिख लेना आप लोग, इफ गॉड वर टू टॉलरेट, if God were to tolerate, if God were to tolerate untouchability, if God were to tolerate untouchability, then I would not recognize him as a God. I would not recognize him as God। पहले बताओ, ये बात समझ आई? अगर भगवान अनटचेबिलिटी को टॉलरेट करता है जी, अनटचेबिलिटी सोसाइटी में हो रही है, लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर भगवान उसको टॉलरेट करता है जी, अगर भगवान भी उसको टॉलरेट करता है, तो मैं उस भगवान को भी नहीं मानता। कृतिका शर्मा, मेरी इस पॉइंट को समझ पा रहे हो आप? क्या मतलब हुआ अनटचेबिलिटी को लेके? इनका क्या मानना था? शाबाश, उनके साथ सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, राइट। उनका ये मानना था कि उनके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये तिलक का व्यू थे और इन्हीं की पॉलिसी को महात्मा गांधी ने आगे फॉरवर्ड किया था, ठीक है। ये दो पॉइंट, ये दो लाइनें इनकी बड़ी फेमस हैं जी, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, पहला पॉइंट। दूसरा, इफ गॉड वर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज ए गॉड। ये पॉइंट है बाल गंगाधर तिलक के, बाल गंगाधर तिलक के, ये इनके पॉइंट हैं। अब आपको होम रूल लीग मूवमेंट शुरू हुआ, ये तो आपको समझ आ गया, और इन्होंने अपने अपने लेवल पे शुरू हुआ, वो भी आपको समझ आ गया। लेकिन अब हम देखेंगे कि होम रूल लीग मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्या अचीव करना चाहते थे। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ होम रूल लीग? व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव लिख लेना आप लोग कॉपी पे। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ होम रूल लीग? इस लीग के ऑब्जेक्टिव क्या थे? व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ होम रूल लीग? पहला पॉइंट लिख लेना आप लोग। पहला पॉइंट था इसका, प्रमोट पॉलिटिकल एजुकेशन, प्रमोट पॉलिटिकल एजुकेशन एंड डिस्कशन, प्रमोट पॉलिटिकल एजुकेशन एंड डिस्कशन, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट यह था
टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस among Indians, to build confidence among Indians to speak against the government, to speak against the government, to speak against the government। हर एक पॉइंट का मतलब होगा बच्चे, बात करूंगा इसको लेके। अब तीसरा पॉइंट जिसको लेके मैं बात करूंगा ये था रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, समझ आ गया। और फोर्थ पॉइंट क्या था, स्वराज। ये तो सबसे पहले लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन चलो बोल्ड लेटर में लिखता हूं, स्वराज, सेल्फ रूल। ये पॉइंट तो सबसे पहले लिखना चाहिए था मुझे, स्वराज, नाम ही यही है जी, होम रूल, सेल्फ रूल, ठीक है। स्वराज ऑन लाइन ऑफ आयरलैंड, ऑन लाइन ऑफ आयरलैंड, एक पॉइंट ये था। एक पॉइंट और था जो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषा के आधार पर स्टेट बने, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। क्या मतलब होता है बच्चे, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गुजरात और महाराष्ट्र एक था। अब गुजरात वाला गुजराती बोलता है, महाराष्ट्र वाला मराठी बोलता है। अब ये चाहते थे कि गुजरात का स्टेट अलग हो, प्रोविंस अलग हो, और महाराष्ट्र का अलग हो, और ये जो डिवीजन हो वो किसके बेसिस पे हो, लैंग्वेज के बेसिस पे हो, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज एक्सेट्रा। ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे किसके वाला, होम रूल लीग के। बताओ शाबाश बच्चे, पॉइंट समझ आ रहा है। हितेश्वर, हितेश्वर बताओ पहला पॉइंट क्या था, शाबाश। मेरी बात सुनना, 1907 से लेके 19 अब 16 तक पहुंच गए हैं, 1916 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब यहां पे क्या हो रखा था, कांग्रेस कुछ कर ही नहीं रही थी भाई, कांग्रेस कुछ कर ही नहीं रही थी। अब ये चाहते थे कि एक मूवमेंट शुरू हो। कारण क्या था, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। इनको पता था कि जो ब्रिटिशर जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन फाइट। ये एक सही समय है कि इंडियंस के कॉन्फिडेंस को अपबिल्ड किया जाए, है ना, कॉन्फिडेंस को अपबिल्ड करना, इसको अपलिफ्ट करना अमंग इंडियंस टू स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट। समझ आ गया। पॉलिटिकल एक्टिविटी को फिर से रिवाइव करना, स्वराज की डिमांड करना, लिंग्विस्टिक स्टेट, और उनका था कि एजुकेशन भाई वर्नाकुलर लैंग्वेज में दी जाए। ये सबसे बड़ी बात है जी। लोग पॉलिटिकल एजुकेशन का मतलब, जैसे आज आप अपने दोस्तों के बीच में बैठते हो, है ना, आप अपनी सरकार को लेकर डिस्कस करते हो, मोदी अच्छा है, अच्छा नहीं है, कांग्रेस अच्छी है या अच्छी नहीं है, आप लोग डिस्कस करते हो या नहीं करते हो? आए दिन आप डिस्कस करते हो जी, हाँ जी मोदी ने ऐसा कर उड़ाया, है ना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऐसा किया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूज़पेपर के थ्रू या मीडिया के थ्रू हमें न्यूज मिलती है और हमें पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन मिलती है कि पॉलिटिक्स में क्या क्या हो रहा है जी, है ना। लोग उसको लेके क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन इतना मोराल डाउन हो चुका था आफ्टर द सूरत स्प्लिट कि लोगों के मोराल को अपलिफ्ट करना बड़ा जरूरी था। और लोगों के मोराल को अपलिफ्ट करने के लिए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने ये मूवमेंट शुरू की जिसको बोलते हैं होम रूल लीग मूवमेंट। बात समझ आई या नहीं आई? अब लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन देने के लिए क्या किया, देखो जी। अब आप लोगों को मैंने पहले बता रखा है कि पॉलिटिकल एजुकेशन के लिए सबसे बड़ा सोर्स आज के समय में क्या है जी, न्यूज मीडिया वाले, आज तक वाले, है ना। और उस समय क्या हुआ करता था बताओ, उस समय तो टीवी वगैरह होता नहीं था, उस समय क्या था साहब, न्यूज़पेपर, न्यूज एनी बेसेंट, और दूसरी तरफ क्या आ गया हमारे पास, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इनके दो प्रमुख न्यूज़पेपर हुआ करते थे, पता है बच्चे आपको, एक का नाम था क्या वाला, केसरी, एक का नाम था महारथा, एक बात है। और एनी बेसेंट का अपना न्यूज़पेपर था, इसका नाम था, एक का नाम था न्यू इंडिया और एक का नाम था कॉमनवेल्थ। और कमल अपने अपने न्यूज़पेपर के थ्रू इन्होंने बड़ी ज्यादा पब्लिसिटी दी, क्या बोला, अपने होम रूल लीग मूवमेंट को लेकर।
समझ आई बच्चे बात को? अब एनी बेसेंट की और बाल गंगाधर तिलक ये थे महाराष्ट्र में और ये थे पूरे ऑल इंडिया लेवल पे। ऑल इंडिया में लगभग इनके ना कुछ 200 प्लस ऑफिस थे, ठीक है। और इस ऑफिस में क्या था, कोई भी 3 लोग मिलके अपना ऑफिस बना सकते थे। और ऑफिस के 3 लोग क्या करेंगे, रूरल एरिया में जाएंगे, रूरल एरिया में जाएंगे, ठीक है, और लोगों के साथ क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है, और लोगों को बोलेंगे कि आप बाहर निकलो, सरकार के खिलाफ क्या करो, विरोध प्रदर्शन करो, प्रोटेस्ट करो, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करो सरकार के खिलाफ, ताकि सरकार जो है वो प्रेशर क्रिएट हो, सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो। रूरल एरियाज में खास करके, कि रूरल एरियाज के लोग पढ़े लिखे नहीं थे उस आज के समय पे, फिर रूरल एरिया के लोग स्टिल दे आर पॉलिटिकल अनएजुकेटेड, बड़े कम लोग हैं जी गांव में जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जी। मेरी बात से सहमत हो हितेश्वर? आज के समय में भी, आज देश हमारा आजाद हुआ 70 साल हो गया, तो आप लोग देखना, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो ना, गांव के कितने लोग होंगे, अगर 5000 की पॉपुलेशन है, कितने बच्चे होंगे जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जी, बताओ शाबाश? बड़े कम लोग होंगे, बड़े कम लोग होंगे जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जी। मेरी बात समझ आई? और उस समय की बात करो, 70, आज से लगभग 1916, आज से 100 साल पुरानी बात बता रहा हूं आपको, तो कैसे हालात हुए होंगे, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, आज भी गांव के लोगों को नहीं पता होता। जो टीवी जैसा बताता है जी, आज तक वाले जैसा बताते हैं, वैसा लोग विजन बनाते हैं जी अपना। ऐसे मेरे ठीक कह रहा हूं? तो आज से 100 साल पहले कैसे हालात हुए होंगे, तो लोगों को सही ढंग से। अच्छा, अब एक बात और है, ये नेशनलिस्ट लोग थे, ज्यादातर जो जर्नलिस्ट लोग होते हैं वो सरकार के बारे में बुरा लिखते हैं या अच्छा लिखते हैं शाबाश? सरकार के बारे में अच्छा लिखते हैं, क्योंकि सरकार की नजरों में उनको गुडविल बनानी होती है ना। तो क्या 100 साल पहले जब जब अंग्रेज थे, तो जो जो न्यूज़पेपर वाले थे, क्या ये सरकार के बारे में बुरा लिखते हुए होंगे? ये कुछ ही लोग हुए होंगे, कुछ ही लोग, यस, वो ही सरकार के खिलाफ लिखते थे, वो ही सरकार को चुपते थे बच्चे। जी आज से 100 साल पुरानी बात बता रहा हूं। आज के समय में भी, चाहे प्रिंट मीडिया हो, है ना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वट एवर द गवर्नमेंट एट द सेंटर, और आप उसके ऊपर बार बार ये एलिगेशन रखते हैं कि जो जो मीडिया जो है सरकार के इन्फ्लुएंस में काम करता है। मेरी बात से सहमत हो जाने? तो उस समय के जो न्यूज़पेपर थे ना, जो बड़े नेशनलिस्ट लोग थे, रेवोल्यूशनरी लोग थे, वही इतना हिम्मत लाते थे सरकार के खिलाफ लिखने का। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अपने न्यूज़पेपर के द्वारा और अपने वर्कर्स के द्वारा होम रूल लीग की जो विचारधारा थी, क्या वो चाहते हैं, वो लोगों के सामने उन्होंने रखने का प्रयास किया, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाहर निकले और सरकार के खिलाफ क्या करें, प्रदर्शन करें। मेरी बात से सहमत हो? मेरी बात से सहमत हो ना? और इन्होंने क्या किया बच्चे, इन्होंने जगह जगह लाइब्रेरी बनाई, ताकि उस लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर रखे, किताबें रखी, ताकि लोग पढ़ने के लिए वहां आए और लोग पॉलिटिक्स को क्या करें, डिस्कस करें। और इन्होंने जगह जगह रीडिंग रूम्स बनाए, पैम्पलेट छपवाए, पोस्टर छपवाए, ठीक है, देशभक्ति के गाने लिखवाए, लोगों से मतलब लोग उसको गाएं, ठीक है, लोग नाटक करते थे, गांव गांव जाके, शहर शहर जाके नाटक करते थे और देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर जगाते थे। मेरी एक बात बताओ, क्या इस मूवमेंट की इस समय जरूरत थी या नहीं थी शाबाश? हितेश्वर, यू टेल मी वन थिंग, क्या होम रूल? बिल्कुल जरूरत थी, क्योंकि लोगों का मोराल बड़ा डाउन हो चुका था, है ना, आफ्टर सूरत स्प्लिट। बड़े के बड़े एक्सट्रीम, जैसे अरविंदो घोष ने पॉलिटिक्स छोड़ दी, बिपिन चंद्रपाल पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए, और जो थे हमारे लाला लाजपत राय विदेश में चले गए पढ़ने के लिए। ये कुछ प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। इसके अलावा कुछ और, जो जैसे मैंने आपको बोला ना, अनुशीलन समिति वाले रेवोल्यूशनरी थे, उनको जेल में डाल दिया था, सिर्फ अरविंदो घोष बचे थे। मैं बात 1908 के अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस की बात कर रहा हूं बच्चे। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो हाल एक्सट्रीमिस्ट का हुआ आफ्टर सूरत स्प्लिट, उस हालात को देखते हुए ना, जो हमारे लोग थे हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे सरकार के खिलाफ बोलने के लिए। बात समझ आई? तो होम रूल लीग मूवमेंट, और यही इतना दबाव था कांग्रेस के ऊपर कि 1915 के सेशन में उन्होंने अप्रूव भी नहीं किया। प्रेशर था ना, वो नहीं चाहते थे
कि 1907 के बाद वाला जो हालात हुआ, कांग्रेस को डिसमेंटल हुआ, वो फिर से उनके साथ भी हो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट था हिस्ट्री में होम रूल लीग मूवमेंट, लोगों के कॉन्फिडेंस को अपबिल्ड करने के लिए। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को क्रेडिट जाता है जी, अपने न्यूज़पेपर के थ्रू लाइब्रेरी बनाए, रीडिंग रूम्स बनाए, जगह जगह पोस्टर छपवाए, पैम्पलेट छपवाए, ठीक है। लोगों ने नाटक किए ताकि लोग घरों से बाहर निकलें, घरों के बाहर निकलें और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें, और सरकार से क्या डिमांड करें, जो अभी ऑब्जेक्टिव मैंने लिखे हैं जी, स्वराज की डिमांड करें। किसकी डिमांड करें? स्वराज की डिमांड करें। अब मुझे एक बात बताओ, ये समय था 1914 से लेके 1918 तक, ये समय था वर्ल्ड वार 1 का समय था। बात समझ आई? अब क्या, मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने इनके साथ कैसा व्यवहार किया होगा? शाबाश। एक तो न्यूज़पेपर तो बैन किया ही किया, समझ आ गया। जहां जहां लोग प्रदर्शन के लिए बाहर आते थे ना, ठीक ठाक उनकी पिटाई होती थी, ठीक ठाक उनकी क्या होती थी? पिटाई होती थी। मेरी बात समझ आई? और दूसरी बात, जे मैं बात कर रहा हूं 1916 की बात में। 1915 में इन्होंने एक एक्ट पास कर रखा था जिसको बोला जाता है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। अब मैं इसको लेके बात करता हूं और इसके बात को जोड़ता हूं जी, होम रूल लीग के साथ में जोड़ता हूं जी। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, 1915 डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे उस समय? लॉर्ड हार्डिंग। पास्ट एन एक्ट जिसको क्या कहा जाता है? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, 1915 एक्ट कहा जाता है जी, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में लिख लेना आप लोग। ये क्या था बच्चे? दिस वाज इमरजेंसी इमरजेंसी, सॉरी, वाइसराय, गवर्नर जनरल वाइसराय। emergency criminal law, this was emergency criminal law, emergency criminal law, क्रिमिनल को डील करने के लिए इमरजेंसी में एक बनाया हुआ कानून जिसको कहा जाता है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ। समझ आ गया? और ये इसका मेन फंक्शन क्या हुआ होगा? शाबाश, बताओ, इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ का फंक्शन क्या हुआ होगा? शाबाश, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। देखो जी, बात बता ही रहा हूं तो आपको समझ आ गया। इसका मेन इंटेंशन था, द इंटेंशन ऑफ दिस एक्ट was to curtail the revolutionary activities in India. लिखो अपनी कॉपी पे। The main intention of this act, the main intention of this act, the main intention of this act was to curtail the nationalist and revolutionary activities in India. ठीक है बच्चे? और सबसे बड़ा डर इनके अंदर जो क्रिएट किया वो था गदर पार्टी ने। गदर पार्टी ने इनके अंदर डर क्रिएट किया था जी, ठीक है। क्योंकि आपको बताया था कि इनका जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था उसको पता लग चुका था कि 1857 टाइप रिवोल्ट होने वाला हिंदुस्तान में। तो सरकार ने पहले से ही तैयारी कर ली इन रेवोल्यूशनरीज के साथ डील करने के लिए। एक एक्ट पास किया जिसको कहा जाता है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, ठीक है। अब इस एक्ट के पॉइंट आप लोग लिख लेना, वो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है जी इसमें। पहला पॉइंट, जैसे आज के समय में ना जब 144 लगती है, सेक्शन 144, तो क्या होता है जी? नो पब्लिक गैदरिंग वाज अलाउड, है ना? नो पब्लिक गैदरिंग वाज अलाउड, जो उस समय के एक्ट, जिस एक्ट की बात है जी, नो पब्लिक गैदरिंग वाज अलाउड। एक पॉइंट क्या था इसमें? अच्छा, और जस्ट वेट, नो पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नो पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर पब्लिक प्रोटेस्ट करती है तो दे विल बी अरेस्टेड फॉर इंडेफिनेट पीरियड, दे विल बी अरेस्टेड
फॉर इनडेफिनेट पीरियड के लिए, उनको अरेस्ट कर दिया जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक है। और ये जो एक्ट रहेगा, इसके और भी बड़े सारे पॉइंट्स थे, ये 2 पॉइंट आप लोग बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके, कि पब्लिक प्रोटेस्ट बिल्कुल भी अलाउड नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो उसको इंडेफिनेट पीरियड के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। और ये बोला गया इस एक्ट की जो वैलिडिटी है ना, इस एक्ट की जो वैलिडिटी है, ये कब तक है? जब तक वर्ल्ड वार चल रहा है। जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगले 6 महीने तक, मैक्सिमम अगले 6 महीने तक, उसके बाद ये एक्ट अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार ने इस एक्ट को खत्म नहीं किया था, फर्दर एक्सटेंड किया था, इसलिए इसको कहा जाता है रोल्ट एक्ट कहा जाता है। बाद में रोल्ट एक्ट इसी को कहा जाता है, ये आगे बात करूंगा जिसको। बात समझ आई बच्चे? ये था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप लिख लो लिख लो। आप मुझे एक बात बताओ, जब ये होम रूल लीग वाले लोग प्रदर्शन करने के लिए निकलते हुए होंगे, तो सरकार उनको हार डालती हुई होगी, गले में हार डालती थी उनके, कृतिका शर्मा। तो मतलब सरकार ने बड़ा ब्रुटली ट्रीट किया उनको। गवर्नमेंट ट्रीटेड, इसको बोलते हैं ब्रुटल रिप्रेशन वाज डन। ब्रुटल रिप्रेशन वाज डन। सरकार से जितना हो पड़ा ना, सरकार ने किया। समझ आ गया? और सरकार ने जितने भी लीडर थे होम रूल लीग के साथ जुड़े हुए, सबको उठा के डाल दिया जेल में और लगा दिया उनके ऊपर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के प्रोविजन लगा दिए। ठीक है। और जब एनी बेसेंट को पकड़ा गया, एनी बेसेंट को जब पकड़ा गया, तो पूरा हिंदुस्तान निकल आया जी बाहर। पूरा हिंदुस्तान बोलते हैं उस समय पे। और एनी बेसेंट जिस जेल के बाहर थी ना, जिस जेल में उनको अरेस्ट करके रखा था, उसके चारों तरफ बोलते हैं कि लाखों लोग इकट्ठे हो गए थे जी उसको छुड़वाने के लिए। और इतने लोगों को देख के सरकार जो थी, है ना, सरकार के मन में ना क्या हुआ? प्रेशर क्रिएट हुआ। तो 1917 में उनको एनी बेसेंट को छोड़ना पड़ा ड्यू टू पब्लिक प्रेशर। ड्यू टू पब्लिक प्रेशर। ठीक है। और इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ही 1917 में जब कांग्रेस का सेशन हुआ, कहां पे हुआ था कांग्रेस का सेशन? शाबाश, 1917 वाला, शाबाश। 1917 में कांग्रेस का सेशन कहां हुआ था बच्चे? अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया मैंने आपको, कलकत्ता में। कृतिका शर्मा, हाँ, कलकत्ता में हुआ था सेशन। कलकत्ता सेशन हुआ तो एनी बेसेंट को प्रेसिडेंट बना दिया गया। एनी बेसेंट बिकम प्रेसिडेंट ऑफ दिस 1917 सेशन। ओके। अब देखो जी, अब कहानी में क्या होता है? अब कहानी में 1917 में एक आता मॉन्टेग्यू रेजोल्यूशन। अब देखो जी, इसको लेके हम कल बात करेंगे। अब हमने क्या बात करनी है? क्या ये मूवमेंट कामयाब रहा या फेल रहा? क्या ये मूवमेंट कामयाब रहा या फेल रहा? अगर फेल रहा तो क्या कारण थे? वो हमारा सेशन जो है वो कल ही होगा, उसका नंबर लगेगा। तो जो मैंने आपको आज पढ़ाया वो समझ आया आपको? ओके, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास खत्म करता हूं। अच्छा, एक बात, तो शाम को क्लास है ना, मैं थोड़ी जल्दी ले रहा हूं, 6:15 बजे लूंगा क्लास। 6:30 के बजाय 6:15 पे लूंगा क्लास। ठीक है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।